नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ 5 तारीख को लगे अपने हिंदी पेपर से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं अपन। पहला प्रश्न था, वह ऐसे अटक-अटक कर बोल रहा था कि जैसे उसके मुँह में छाले पड़े हों। रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य है? देखो, वाक्य की प्रकृति 3 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। अर्थ के आधार पर, क्रिया के आधार पर और रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर देखें तो सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरल, संयुक्त तो ऑप्शन में होंगे नहीं, यहाँ पर सही उत्तर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर मिश्र वाक्य 2 अर्थों में दिया गया है। 2 शब्द मिश्र वाक्य के दिए गए हैं और दोनों शब्दों में अगर अपन देखें तो दोनों में ही मिश्र वाक्य आ गए। अब यहां पर कैसे निर्धारण होगा? देखो, वाक्य में, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य किसी शब्द के साथ जुड़े होते हैं। तो यदि वह मुख्य शब्द मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वो विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य माना जाता है। और यदि मुख्य वाक्य की क्रिया के साथ विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य कहा जाता है। मोस्टली पहचान के लिए हम देख सकते हैं कि जब मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे, इन शब्दों से जुड़े हों तब तो विशेषण मिश्र वाक्य माना जाएगा। और यदि जैसा, जैसी, जैसे, जितना, जितनी, जितने ऐसे शब्दों से जुड़ा हो तो वहां क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य माना जाएगा। तो यहाँ बोलना क्रिया की विशेषता बताने के लिए उपवाक्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य यहाँ माना जाएगा। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसे मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो यह सरल वाक्य है। सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे, यह भी सरल वाक्य है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। जिसके पास धन है वह हर चीज खरीद सकता है। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। यहां पर इसलिए शब्द 2 वाक्यों को, बाजार गया प्रधान वाक्य है, फल खरीदने थे यह भी प्रधान वाक्य माना जाता है। इसलिए यहां 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। वह जो 2 दिन गांव में रहा सबका प्रिय हो गया। वह काली भैंस जो खेत में चर रही थी आत्माराम की थी। गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। वह वहां स्थित एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। यहाँ ये सरल वाक्य है। ये देखो, और शब्द से 2 वाक्य जुड़े हुए संयुक्त वाक्य हो गया और पहले वाले 2 वाक्य मिश्र वाक्यों की श्रेणी में चले जाएंगे। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। शेर दिखाई दिया और सब लोग डर गए। जब शेर दिखाई दिया तब सब लोग डर गए। जो ही शेर ने दहाड़ लगाई हिरण दौड़ने लगी। तो ये दोनों वाक्य तो कैसे हैं? मिश्र वाक्य हो जाएंगे और यहाँ और शब्द के साथ इसे जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। तो यहाँ बिल्कुल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय का प्रयोग हुआ है। आकाश में उड़ते हुए बाज उद्देश्य का प्रयोग हो गया, चिड़िया पकड़ी विधेय, एक विधेय एक उद्देश्य है, कहीं कोई 2 शब्दों का मेल नहीं है, इसलिए सरल वाक्य माना जाएगा, साधारण वाक्य माना जाएगा। वह बाजार से केले, संतरे और टमाटर लाया। यह वाक्य भी सरल वाक्य ही माना जाएगा। वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प का चयन। अब यहां पर देखना है, देखो कई बार अपने यहां क्या किया जाता है कि सीधा प्रश्न देखा, जैसे मैंने इस पर टिक लगाया कि सरल वाक्य है, क्योंकि ऊपर से प्रकृति रचना के आधार पर चलती आ रही है, इसलिए हम ये गलती मोस्टली पेपर में करते हैं। इसलिए कभी भी आप पेपर देने जाएं तो आजकल पेपर में अंत में एक विषय वस्तु लिखी होती है, नहीं है ऐसा शब्द आ जाता है एक, और इस जल्दबाजी के चक्कर में हम इस नहीं है को नहीं देखते, असंगत है, संगत है, नहीं है, ऐसे शब्दों को नहीं देखते, सुमेलित असुमेलित को नहीं देखते। तो मोस्टली आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो प्रश्न को पूरा पढ़ने के बाद ये जो नहीं है या है जो शब्द लिखे हुए होते हैं ना, इनको आप अंडरलाइन कर लें तो आपके दिमाग में डेडिकेट हो जाएगा। फिर भी उसके बाद चारों विकल्पों को आप देखोगे तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। कई बार जैसे अभी मैंने आपके सामने ये टिक लगा दिया कि साहब ये सही है, लेकिन वाक्य को पूरे को, प्रश्नों को पढ़ा ही नहीं, ऑप्शनों को पढ़ा ही नहीं और सही करके आगे, कल को ऑप्शन दूसरा आता है फिर अपने ध्यान आता है, अरे यार ये तो पूछना ही अलग हो गया था। इसलिए यहाँ पर
तीन आधारों पर वर्गीकरण, जैसा मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर तो यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। अर्थ के आधार पर देखें तो ये विधानार्थक वाक्य में आ जाएगा, किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। और वाच्य के आधार पर देखा जाए, क्रिया के आधार पर, तो ये वाच्य जो माना जाएगा वो कर्तृवाच्य माना जाएगा। तो तीनों ही उत्तर सही होने के कारण चौथा विकल्प यहाँ जो दिया हुआ है वो उपर्युक्त सभी विकल्प सही उत्तर माना जाएगा, न कि सरल वाक्य वाला, क्योंकि तीनों ही वाक्य हैं। इस कंडीशन में अगर यहाँ उपर्युक्त सभी नहीं देता है तो फिर ऊपर आपको विकल्प देकर पूछेगा रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर, इस प्रकार से विकल्प दे दिया जाएगा। तो 4 नंबर विकल्प यहां पर उपर्युक्त सभी वाला सही माना जाएगा। अगला देखें, यदि तुम आओगे तो मैं अवश्य चलूंगा, अर्थ के आधार पर ये कैसा वाक्य है? तो अर्थ के आधार पर यदि, तो ऐसे वाक्यों से जुड़े हुए शब्द जो होते हैं वो संकेत का बोध कराते हैं कि मैं चलूंगा तो सही, लेकिन कब? जब तुम आओगे तब चलूंगा, इसलिए यहां ये संकेतार्थक वाक्य माना जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर दोस्तों वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, विस्मयादिबोधक और इच्छार्थक। ये 8 प्रकार के वाक्य माने जाते हैं और 8 प्रकार ही हैं। आप ये सोचोगे कि ये सामान्य सा प्रश्न हमें क्यों पूछा गया है, तो ये सामान्य सा प्रश्न ही कई बार असामान्य हो जाता है। एक बार पूछा भी गया है आपके रीट एग्जाम 2015 में इस प्रश्न को। आगे देखें, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? यह प्रश्न फिर से आपको उलझाने वाला है। सामान्य तरीके से आप इसको 2-3 ऐसे कर देते हो, लेकिन 2 बार मैं बचा चुका हूं अभी आपको कि वाक्य का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से हैं 3 आधार? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर वाक्य को ही वाच्य कहकर पुकारा जाता है। क्रिया के आधार पर वाक्य किस नाम से? वाच्य नाम से जाना जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद? 8 भेद माने जाते हैं। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य माना जाता है। मोहन ने पत्र लिखा, यह कौन सा वाच्य है? बहुत ज्यादा बार अपन ये सोचते हैं कि कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया बदल जाती है तो कर्तृवाच्य होता है, कर्म का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का लिंग वचन बदल जाए तो कर्मवाच्य होता है। यहां पर देखें, मोहन ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखा, कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही, तो हम किसकी तरफ जाते हैं? पुस्तक की तरफ, पत्र की तरफ, कर्म कारक की तरफ जाते हैं। कर्म कारक क्या है? पत्र है। तो मोहन ने पत्र लिखा, मोहन ने पुस्तक लिखी। कर्म के आधार पर क्रिया बदल रही है, इसका मतलब कर्मवाच्य होना चाहिए। लेकिन दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां वाच्य हमेशा कर्तृवाच्य ही माना जाता है। हालांकि वहां अगर क्रिया का प्रयोग पूछ लिया जाता है तो फिर कर्मणी प्रयोग हो जाता है। लेकिन जब ने प्रसर्ग का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया कर्म के अनुसार न बदल कर्ता के अनुसार न बदलकर कर्म के अनुसार बदलती है, लेकिन फिर भी ने प्रसर्ग का प्रयोग होने के कारण इनमें कर्तृवाच्य ही माना जाएगा। कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही, फिर भी क्या माना जाएगा? कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि इंडेक्ट है, ने प्रसर्ग का प्रयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग के अनुसार न होकर के कर्ता के लिंग वचन के अनुसार किया जाता है तो वहां कर्तृवाच्य माना जाता है। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार जहां क्रिया प्रयुक्त होती है वहां हमेशा कर्तृवाच्य होता है। कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है तो कर्मवाच्य माना जाता है। और कर्ता एवं कर्म विशेष के अनुसार न होकर के भाव विशेष के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वहां भाववाच्य माना जाता है। मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, यहां भी ये प्रश्न आपको देखने लायक है, क्योंकि देखो कई बार अपन सीखते हैं तो पुस्तकों में भी ऐसा दिया हुआ मिल जाता है कि कर्ता के बाद से प्रसर्ग आ जाए, क्रिया के बाद नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए तो वहां भाववाच्य माना जाता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, भाववाच्य में हमेशा क्रिया अकर्मक प्रयुक्त होती है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग भाववाच्य में नहीं होता। अगर कर्ता के बाद से लिखा हुआ है, क्रिया के बाद, क्रिया से पहले नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस वाक्य में कर्म का प्रयोग कर दिया जाता है और कर्म के लिंग वचन के अकॉर्डिंग क्रिया परिवर्तित हो जाती है तो वहां कर्मवाच्य ही श्रेष्ठ उत्तर माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, यह कर्तृवाच्य हो गया।
अब धूप में बैठा नहीं जा सकता, यहाँ पर ये भाववाच्य माना जाएगा। सीता से खाना नहीं खाया जाता, ये कर्मवाच्य हो गया। राहुल के द्वारा गेंद फेंकी गई, ये भी कर्मवाच्य हो गया। तो अब धूप में बैठा नहीं जाता, कर्ता और क्रिया कर्म के अनुसार न होकर भाव विशेष के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो रही है, इसलिए भाववाच्य माना जाएगा। यदि तुम अब भी पढ़ना शुरू करो तो सफल हो सकते हो। बिल्कुल सही बात है, अब भी शुरू कर दोगे पढ़ना तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हो, क्योंकि अभी भी समय पड़ा है। और रचना के आधार पर यह कैसा वाक्य माना जाएगा, तो रचना के आधार पर मिश्र वाक्य माना जाएगा। यदि औरतों से जुड़े हुए वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में चले जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प में संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रयोग हुआ है? जो मेहनत करता है वह सफल होता है, मैंने बताया। जो जिसका जिसकी जिसके जिसे इनका प्रयोग जब हो जाता है तो वहां पर विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य माना जाता है। जब मैं आया तब 7 बजे थे, जब तब का प्रयोग हो गया तो समय सूचक हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये भी क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन अश्विन ने कहा कि अब वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, यह संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य माना जाता है। निम्न में से किस विकल्प में क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य नहीं है? जब मैं पहुंचा तब वे जा चुके थे, फिर से नहीं है शब्द आया है, अंडरलाइन रखेंगे इसको। जब मैं पहुंचा तब वे जा चुके थे। यदि तुम चाहो तो वह तुम्हारे साथ जा सकता है। तुम इतनी मेहनत करो कि सफल हो जाओ। तो तीनों ही वाक्य यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित माने जाएंगे, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। कुछ मित्र कह रहे हैं कि साहब की का प्रयोग हो गया, और की का प्रयोग होने से यहाँ पर फिर संज्ञा आश्रित होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतना शब्द का प्रयोग हो गया जो क्रिया की ओर बोध कराता है, इसके कारण क्रिया की विशेषता ही यहाँ मानी जाएगी। अगला वाक्य देखें, जसप्रीत ने एक ओवर में 4 विकेट लिए, प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य का चयन करूं। ये प्रश्न कभी आते हैं और सामान्य सी बातें हैं, लेकिन कई बार विद्वान लोग आप नहीं पढ़ करके जाते हो तो समस्या क्या आती है, आप जसप्रीत तो हो गया, इसमें कर्ता और विकेट लिए हो गया, इसमें क्रिया, अब बच गए 2, 4 विकेट करें या 1 ओवर, अब कौन सा उद्देश्य था उसका, ऐसे घुल जाते हो। वाक्य में कर्ता और कर्ता से संबंधित जितने भी पद होते हैं वो हमेशा उद्देश्य माने जाते हैं। तो यहाँ कर्ता जसप्रीत है तो उद्देश्य भी जसप्रीत माना जाएगा। संगीता की बेटी पूजा पूजा कर रही है, प्रस्तुत वाक्य में उद्देश्य का विस्तार का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पूजा करने का कार्य कौन कर रही है? पूजा। अब ये उद्देश्य हो गया मुख्य। अब इसका विस्तार करने के लिए हमने कौन सा शब्द ले लिया? संगीता की बेटी, तो ये उद्देश्य का विस्तार माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की इच्छा होती है, सामने लिखा होता है आपकी इच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, तो ये इच्छार्थक वाक्य की श्रेणी में चला जाएगा। निम्न में से विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब विस्मयादि बोधक में कई लोग ये सोचते हैं कि इसका चिन्ह आएगा तभी विस्मयादि बोधक होगा, लेकिन हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, स्नेह, आश्चर्य, संबोधन आदि को प्रकट करने वाले जो भी वाक्य होते हैं वो विस्मयादि बोधक अर्थ के आधार पर वाक्य माने जाते हैं। तो यहाँ वाह आश्चर्य को प्रकट करने वाला है, ठीक है। अजी सुनते हो संबंध को प्रकट करने वाला है। क्या, ये भी आश्चर्य को प्रकट करने वाला है। उपर्युक्त से कोई नहीं, तो विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है, तो सारे के सारे विस्मयादि बोधक है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प का चयन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। लगातार अध्ययन करने वाले अवश्य सफल होते हैं। गुरुजी ने कहा कल अवकाश रहेगा, ये 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। 2 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। इसके बाद देखें, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ, प्रस्तुत वाक्य में पदबंध का चयन कीजिए। मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। अब यहाँ पर कई लोग आप कहते हैं कि साहब अंडरलाइन नहीं दिया, कैसे करें? तो यहाँ पर मैं में तो कोई है ही नहीं, पदबंध है ही नहीं, क्योंकि अकेला पद है। चलता हूं ये भी क्रिया अकेली हो गई। चलता क्रिया की विशेषता बताने के लिए स्थान और समय का बोध करवाया गया है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जब किसी वाक्य में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उस शब्द समूह को कहा जाता है, उस शब्द समूह को ही पदबंध कहते हैं। पदबंध की ये परिभाषा ही दी हुई है।
दशरथ के पुत्र राम ने धनुष तोड़ा, तो रेखांकित पद राम तक आ रहा है, राम तक अंडरलाइन किया हुआ है। अब राम की विशेषता बताने के लिए एक से ज्यादा शब्द लिख दिए गए, अंतिम पद राम है इसलिए संज्ञा शब्द माना जाएगा, संज्ञा पदबंध यहां उत्तर सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न देखें, पदबंध के कितने भेद माने जाते हैं? तो शब्दों की प्रकृति के आधार पर पदबंध के 5 भेद माने जाते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो उत्तर होगा यहां पर 5। शिक्षण अधिगम बहुमाध्यम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सामग्री कौन सी होती है? वो सामग्री जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें ज्यादा इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए दृश्य श्रव्य उपकरण जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ साधन माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेखा चित्र और डायग्राम अधिगम के कैसे साधन है? तो ये बोलते तो है नहीं, केवल दिखाई देते हैं, इसलिए दृश्य उपागम दृश्य साधन माने जाते हैं। ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते समय एक शिक्षक किस सूत्र का पालन करता है? ऑडियो विजुअल सामग्री जो है वो हमारे सामने मूर्त पड़ी रहती है, उससे हम अमूर्त वस्तुओं को देख सकते हैं, इसलिए मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन करता है, शिक्षण सूत्र का पालन करता है। अगला प्रश्न अपना, शिक्षण को प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक से अधिक माध्यमों का एक साथ प्रयोग कर देना, मतलब जितने भी माध्यम हैं उनमें से एक से अधिक माध्यमों का एक साथ प्रयोग कर दिया। एक से अधिक है तो बहु हो गए, माध्यम का मतलब माध्यम हो गया, तो ये बहुमाध्यम अधिगम सामग्रियां कहलाती हैं। संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। वह बाजार से आम, केले और संतरे लेकर आया। एक वाक्य पूरा हो गया। वह आया, उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है, तो यहां पर और शब्द से जुड़ा होने के कारण ये संयुक्त वाक्य माना जाएगा। ये आपके 30 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको प्रश्नों की प्रकृति और रूपरेखा इनकी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें, अपना आकलन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MS राठौड़। स्वागत करता हूं आपका प्रयास एजुहब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि जो हमने लोगों ने रेट की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उस श्रृंखला में जो टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पर। एक एक क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित करें, यानी अभिप्रेरणा से संबंधित जो सही क्रम है उसको इंगित करना है। तो देखिए, ये सारे जो स्टेप्स हैं वो अभिप्रेरणा चक्र जो है उसके स्टेप्स हैं, और हम लोग जानते हैं कि जो अभिप्रेरणा चक्र होता है उसमें होता है कि M = N + D + I। तो M का मतलब होता है नीड, D का मतलब है ड्राइव, I का मतलब इंसेंटिव। तो पहला यहाँ पर होता है आवश्यकता, उसके बाद यहाँ पर होता है चालक, और फिर होता है प्रोत्साहन। ठीक है, और जो चालक होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रणोद बोलते हैं। तो इस सीक्वेंस में देख लीजिए कौन सा हमारे उसमें आ रहा है। तो पहले आवश्यकता आना चाहिए, तो पहले जो होगा वो होगा आवश्यकता, और उसके बाद प्रणोद, फिर प्रोत्साहन। तो देखिए, आवश्यकता ये है इसमें, फिर उसके बाद में होता है प्रणोद और फिर होता है प्रोत्साहन। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो आपका। अब देखिए, आता है कि प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो से निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, यानी ये प्रेरक की एक परिभाषा है, और ये परिभाषा जो प्रस्तुत की गई है वो की गई गेट्स एवं अन्य के द्वारा। तो प्राणी के भीतर यानी ऐसी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक दशाएं होती हैं प्रेरक, जो से विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए क्या कर देती हैं? उत्तेजित कर देती हैं। परिभाषा किसकी है? परिभाषा गेट्स एवं अन्य। फिर कि निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट के द्वारा किया गया? देखिए, गेरेट का जो वर्गीकरण है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, और हम जानते हैं कि जो गेरेट है उन्होंने 3 प्रकार के विप्रेरक बताए थे। पहला बताया इन्होंने जैविक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, और तीसरा सामाजिक। ये 3 प्रकार के जो अभिप्रेरक बताए गए वो बताए गए थे गेरेट के द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं हम किस में ये दे रखे हैं। तो देखो, दैहिक या जैविक बात एक ही होती है, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, यानी 4 नंबर का ऑप्शन हमारा इसमें सही है। फिर देखिए, निम्न में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया? उपलब्धि अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात की जा रही है।
तो उपलब्धि जो अभिप्रेरणा है उसके ऊपर बात करी थी डेविड सी मैक्लियन और उनके शिष्य एटकिंसन के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्लियन और एटकिंसन, ये इसका सही जवाब है। तो है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। तो अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में अगर हम बात करें तो अब्राहम मैस्लो जो है वो 5 मानवीय आवश्यकताएं बताते हैं। 5 प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं पर इन्होंने यहाँ पर बात करी। एक इस प्रकार का डायग्राम इन्होंने दिया जिसमें 1 2 3 4 और ये सबसे नीचे होता है दैहिक आवश्यकता, फिर होती है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर होता है यहाँ पर स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता, स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता, और फिर होता है सम्मान की आवश्यकता, और सबसे ऊपर होता है आत्मसिद्धि की। तो देखिए इस क्रम में देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है दैहिक आवश्यकता यानी कि 1 नंबर, उसके बाद है सुरक्षा यानी कि 2 नंबर, उसके बाद जो है वो है स्नेह एवं संबद्धता, तो प्रेम और अपनत्व है, ये स्नेह और संबद्धता यानी कि 5। तो हमारे पास ये होना चाहिए 1, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद 2, देखिए 1, ये 1, तो 1 है, उसके बाद जो है वो 5, और उसके बाद फिर हम देखें सम्मान। तो सम्मान जो है वो यहाँ पर इधर है 4 नंबर, और इसके बाद क्या करें, फिर क्या करें, तो फिर देखिए इसमें जो है 4 नंबर जो है वो है आत्मसम्मान, और फिर ये आत्मसिद्धि। तो हमारे पास क्रम जो होना चाहिए वो होना चाहिए इधर 1 2 5 4 3, 1 2, 1 2 5 4 और 3। तो इसका जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। यानी इसका जवाब जो है राइट, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर हम बात करें तो लिखा है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम है। तो मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है इसमें हम लोग देखें तो मैस्लो जो है 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताता है। सबसे नीचे दैहिक आवश्यकता होती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, फिर यहाँ पर स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता होती है, फिर यहाँ पर सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता, 1 2 3 4 और 5। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता यानी 1 नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा, ये 2 नंबर होगा, 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद है स्नेह और संबद्धता, तो ये प्रेम और अपनत्व है यानी कि 5। उसके बाद आता है सम्मान, तो आत्मसम्मान यानी कि 4, और फिर लास्ट में आत्मसिद्धि यानी कि 3। तो 1 2 5 4 3, 1 2 5 4 3, तो इसका उत्तर ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम्य अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, यानी अधिगम्य अभिप्रेरणा का कौन सा काम नहीं है। तो देखो, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, ठीक है। जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना, ये ठीक है। जीव के व्यवहार को निर्देशित नियंत्रित करना, ठीक है। जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, ये भी ठीक है। तो इसका जवाब कौन सा होगा, ये कार्य नहीं है। यानी वो क्रमहीन तरीके से नहीं बल्कि क्रमबद्ध तरीके से करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चले हम। तो सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो देखिए, सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वो सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं। तो सामाजिक का सीधा जवाब होगा। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यानी सीखने का जो राजमार्ग इसको कहा है वो कहा है स्किनर ने। स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या फिर स्वर्ण पथ है। और ये डेफिनेशन जो दी गई वो दी गई किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का स्रोत नहीं है, यानी कौन सा इनमें से प्रेरणा का स्रोत। तो देखो, आवश्यकता जो है वो स्रोत है, प्रोत्साहन भी इसका स्रोत है, चालक भी इसका स्रोत है, लेकिन तुष्टि जो है वो यहाँ पर इसका स्रोत नहीं है। तो इसका जवाब ये फार्मूला है हमारे पास m=n+b+i। ये नीड है, ये ड्राइव चालक है, ये इंसेंटिव, ये तो स्रोत होते हैं लेकिन ये कोई स्रोत नहीं होता। फिर है कि कथन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। उसका कारण है कि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य को आकर्षित करती है। तो देखो, कथन भी सही है, कारण भी सही है।
ठीक है, तो सिर्फ ए सही है, आर गलत है तो ठीक नहीं है, सिर्फ ए सही है, सिर्फ आर सही है, दोनों ही सही है, तो जवाब इसका 4 नंबर। फिर आता है कि निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, में से कौन सी जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो देखिए भूख जो है वो आंतरिक या जन्मजात प्रेरणा है, प्यास भी है, यौन या काम है, ठीक है। ये जो है वो अर्जित अभिप्रेरणा है, ये जन्मजात प्रेरणा। क्या है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। यहाँ बात हो रही है प्रगतिशील परिवार के बच्चों में, तो प्रगतिशील परिवार के बच्चों में उपलब्धि जो है वो अभिप्रेरक ज्यादा होता है, इनमें उपलब्धि अभिप्रेरक ज्यादा पाया जाता है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, या से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। तो लिखा है कि प्रेरणात्मक होती है, ठीक है, विशेषता है, पूछा है कि कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता है। तो प्रेरणात्मक होती है, बिल्कुल होती है, ये हमारे वार्क का आधार होती है, बिल्कुल सही है। अस्थायी होती है, हाँ परिवर्तित हो सकती है, और इसका उपयुक्त सभी, जवाब होगा इसका उपयुक्त सभी। अब देखिए आगे बात करें अगले प्रश्न पर। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वे क्या करेगी। तो सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, ये तो सही नहीं है। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित देती है, ये भी सही नहीं है, आपसारी होना चाहिए था। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं का ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, तो इसका जवाब ये सही है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारप्रक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो ये क्या कहलाता है, ये अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक क्या करें इसके लिए ना। तो तनावपूर्ण प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के सम्मुख अप्राप्य लक्ष्य रखना, गलत है। नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, उनके आकांक्षा स्तर को घटाना, ये भी गलत है। तो ये शिक्षक को करना चाहिए, नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है कि अभिप्रेरक है, अभिप्रेरक क्या है, तो व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, व्यवहार का बाह्य स्रोत है, व्यवहार का वास्तविक स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभिप्रेरक जो है वो व्यवहार का आंतरिक स्रोत होता है। फिर है कि अभिप्रेरणा का परिणाम है, यानी अभिप्रेरणा का परिणाम होता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, अनिर्देशित व्यवहार, ये सही नहीं है। उत्तेजनापूर्ण व्यवहार, सही नहीं है। समस्या समाधान अभिवृत्ति, ठीक है, इसका होगा लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। फिर आता है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रेरणा कहलाती है। परिभाषा है जो दी गई गुड के द्वारा। गुड की परिभाषा है कि किसी क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया भी प्रेरणा कहलाती है। फिर आता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखो इसमें आंतरिक, यहाँ पर बात हो रही है आंतरिक प्रेरणा के साथ, तो तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने एकदम ठीक कर दिया, ये बाह्य प्रेरणा है। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी, बाह्य प्रेरणा है। इससे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो देखो इसका जो जवाब है वो ये होगा कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो आंतरिक रूप से यहाँ पर प्रेरित करने की बात की जा रही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की, चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। ये चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति होती है उपलब्धि अभिप्रेरणा, जो हमें कैसी भी चुनौतियां आए उनको सामना करते हुए आगे उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। फिर आए कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अगेन एक डेफिनेशन है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, और ये क्रेच फील्ड की डेफिनेशन है, तो इसका जवाब ये। फिर आता है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। देखो बच्चों को सीखने में क्या करती है, रुचि का विकास करती है। तो जवाब जो होगा वो ये होगा। अब आता है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से
नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दृश्य रूप में सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो जवाब फिर आता है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, यानी क्या चीजें हैं जो बाह्य प्रेरणा में शामिल होगी। तो देखिए, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिमाण, ये परिणाम है, दो परिणाम का ज्ञान। ये सभी जो है वो बाह्य प्रेरणा में शामिल होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका जवाब। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, एक प्रक्रिया के रूप में उपयुक्त नहीं है। तो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये सही है। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये इसका काम यहाँ पर नहीं है। उसका जवाब होगा ई। फिर आता है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव। देखिए, अंतः बदलाव यानी आंतरिक बदलाव की बात हो रही है, और आंतरिक बदलाव जो होता है उसके लिए यहाँ पर होता है आवश्यकता। देखिए, इसमें आवश्यकता कहीं पर है क्या, तो उसका जवाब क्या होगा, आवश्यकता। फिर आया कि प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक आवश्यकताएं दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, भूख प्यास, ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। फिर है कि अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है। अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है। अंतर्नोद का संबंध केवल लक्ष्य से है, अभिप्रेरणा का साधन से है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, जबकि अंतर्नोद उस ओर बढ़ने में गति देता है। ये दोनों में संबंध है। अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से होता है, जबकि अंतर्नोद जो होता है उस लक्ष्य की ओर गति देता है। तो इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें क्या था। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करें, यह आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो है उसके संदर्भ में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और ये अपने आप में क्या होता है, तो ये क्या चीज है, तो नवीन अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, अपने अपनत्व आवश्यकताओं की अपेक्षा, या अपने परिवार के नाम की ख्याति की प्राप्ति। तो देखिए, इसका जवाब होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति, क्योंकि विक्रम बत्रा अपने आप को क्या करना चाहते थे, सिद्ध करना चाहते थे कि मैं किसी भी स्थिति में अपनी देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, भले मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। तो ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, तो इसका जवाब आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिन पर हमने बात करी। ओके, थैंक वेलकम फ्रेंड्स ऑन प्रयास एडू हब। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंट 5 तारीख को और अदर सेंटर पे 4 तारीख को, तो उसके जो पेपर सॉल्यूशन है हम उसकी बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हम हमारा जो क्वेश्चन सेशन है उसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईवीएस से हम शुरू करने वाले हैं। पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण होता है। तो देख लेते हैं। रक्त वाहिकाओं में दाब, बाहरी दाब से, ये पहला ही आंसर सही है कि रक्त वाहिकाएं जो होती है शरीर की, उनके भीतर उच्च दाब बन जाता है, जो बाहरी दाब से अधिक होता है, तो नसें फट जाती हैं और खून बहने लगता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे वैसे ऑक्सीजन में क्या आ जाती है, कमी आने लगती है। तो ऑक्सीजन में श्वास की कमी होती है, तो ऐसे स्थिति में फिर आपको श्वसन क्रिया करने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो इसमें हो गया तीसरा आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, वह दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर, ये 23 मई 1984 में। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनना है अपने को। सदस्यों का सामान ले जाने में सहायता करना, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना, अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हैं उन्हें रुकने के लिए कहना। तो इसमें ये ABC तीनों हैं, बस ABC का ऑप्शन है क्या, ACE। जो साथी बीमार हो उसका ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है, इसमें ऑप्शन आ रहा है ACE आ रहा है, ग्रुप में सबसे आगे रहना। ये नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ग्रुप में आगे नहीं रहता है ना। तो ये हो जाते हैं बाकी सदस्यों, ACE इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं,
नेक्स्ट है, एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने के लिए कौन सा सबसे आवश्यक उपकरण है? ऑक्सीजन किट जरूरी रहती है, और संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, तो वो हैं हमारी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट पे आते हैं, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो ये नेपाल में है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली को बताने वाले पहले व्यक्ति थे कोपरनिकस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु, निहारिका। तो निहारिका जो है सौर परिवार में नहीं आता है। निहारिका का मतलब नेबुला होता है, और नेबुला अपने आप में एक अलग डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड और गैसों से रिलेटेड होती है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? तो 89 तारामंडल अंतरिक्ष में खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो विस्फोटी तारा वो होता है जो सर्वाधिक प्रकाश करता है, और वो होता लुब्धक होता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी कोपरनिकस इसका आंसर है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है, या खगोलीय एकक भी कहा जाता है? और वो होती है पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो दूरी होती है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदयमान, बहुत चमत्कार, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये वाली स्थिति होती है ना? ये वाली स्थिति होती है। होता क्या है कि 21 जून को ना हमारा जो सूर्य है, ये जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो आर्कटिक जो वृत्त होता है ना, आर्कटिक कह दो या ध्रुव वृत्त कह दो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी आर्कटिक रेखा है। तो ये है 21 जून, और 21 जून को जो है हमारा सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, और इस स्थिति में आर्कटिक रेखा पर आधी रात को ही सूरज निकल आ जाता है, तो अधिक लंबे समय तक सूर्य रहता है। इसी को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 71% है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा तारा नहीं है, शुक्र ये ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य तारा है। सौर पृष्ठ का लगभग टेम्परेचर कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व हीलियम पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध सूर्य के सबसे पास है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? कहने का मतलब है कि किसके साथ उपग्रह नहीं है? तो अपना जो बुध और शुक्र होता है ना, इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध जो है सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का ये जो अपना जो शुक्र ग्रह है ना, ये लगभग पृथ्वी के जितना ही बड़ा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। इसी वजह से इसको हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका भी आंसर शुक्र ही है। निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा? इसका भी आंसर शुक्र है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा होता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तर ध्रुव की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ईवीएस के क्वेश्चन है। अब रीट साइंस के क्वेश्चन जो हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। रीट साइंस के क्वेश्चन है, एक बार लगा दो जरा। कौन से कितने नंबर पेज पे था? 121 पे था क्या? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे L2 साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो अच्छे से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जिसे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जा सकता? दोस्तों, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस CFC नहीं होती है, क्योंकि CFC को प्राकृतिक रूप से नहीं होता, उसको हम उत्सर्जित करते हैं, है ना, और वो एक प्रदूषक कहलाती है। तो इसका आंसर हो गया CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान में योगदान नहीं देती? तो नाइट्रोजन वैश्विक तापमान में योगदान नहीं देती, जबकि CO2, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड ये मतलब वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान वृद्धि का एक प्रमुख परिणाम है? हिम शीर्ष में वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। समुद्र जल स्तर में भी वृद्धि होती है। मौसम की चरम घटनाएं, ये इसका कारण है। मौसम की चरम घटनाएं उसकी वजह होती है कि जब अचानक से ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा होती है ना दोस्तों, तो ऐसी स्थितियां बनती है कि मरुस्थल में तो तेज बारिशें होती हैं और जहां पे बारिश होनी होती है वहां पे सूखा पड़ता है। वर्तमान में अपने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के घटते क्रम में महाद्वीपों के सही क्रम को बताना है। तो सबसे पहला जो है इसका क्रम हम देखें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा उत्पादन करता है एशिया, इसके बाद बिल्कुल उत्तर अमेरिका और फिर यूरोप और फिर अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा BDCA। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है UNFCCC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंट्रोल नहीं आता, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, बस यही है ना? तो ये इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस में CFC शामिल है? शीत, द्रव्य, वायु मिश्रित पेय, दीवार, इसी में है। शीत ठंडे जो पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है, बिल्कुल सही बात है। और क्या? ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। किस परत में होती है? तो ऊपरी परत क्षोभमंडल में ही हो जाती है वृद्धि। नेक्स्ट पे आते हैं, देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक और तापमान 22 डिग्री के आसपास तथा आर्द्रता 70% रहती है, वहां पे कौन से वन होते हैं? ये शीतोष्ण होते हैं, ये मानसूनी। इस क्षेत्र में आंसर हो जाएगा उष्ण सदाबहार। देश के 100 से 200 सेमी वर्षा वाले भागों में कौन से मिलते हैं? तो ये उष्ण आर्द्र पतझड़ वन मिलते हैं, मानसूनी वन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 50 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में कौन से वन देखने को मिलते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों उष्ण आर्द्र मानसूनी नहीं होते, पतझड़ नहीं होते, आर्द्र मानसूनी मरुस्थलीय वन। तो 50 सेमी से कम वर्षा वाले भागों में आपको मरुस्थलीय प्रकार के वन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन मैंग्रोव कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। भारत में चंदन की लकड़ी, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीलगिरी में पाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, स्थानांतरित कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? थाईलैंड से हुई थी दोस्तों। फिर है, ट्रक फार्मिंग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? ट्रक फार्मिंग होता है, बागवानी से संबंधित होता है। ट्रक फार्मिंग में क्या होता है? तो जो महानगरीय क्षेत्र होते हैं ना दोस्तों, उन महानगरीय क्षेत्रों में क्या होता है कि कृषि भूमि का अभाव होता है। तो समीप के जो कृषि क्षेत्र होते हैं ना, समीप के कृषि क्षेत्र होते हैं, उन समीप के कृषि क्षेत्रों में होता क्या है कि प्रतिदिन फल फूल सब्जियां ट्रक में लोड करके लाई जाती हैं। इसी को हम ट्रक फार्मिंग की संज्ञा दे देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र होना सिंचित होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर कृषि के लिए वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए? लगभग 200 सेमी से अधिक चाहिए। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, स्थानांतरित कृषि के लिए बिल्कुल विपरीत कौन सी कृषि होती है? स्थानबद्ध। स्थानांतरित कृषि में तो क्या होता है, स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है और स्थानबद्ध कृषि में एक ही जगह कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? ये है बुश फैलो, ये भी बोलते हैं, और काटना और जलाना ये भी बोलते हैं। दो दो आगे क्या? अच्छा, ये तीसरा है उपयुक्त दोनों, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ पे गहन कृषि की जाती है। और क्या? जहां कहीं भी बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है वहां पे गहन कृषि होती है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? समुद्री जीवों के उत्पादन की मरीन कल्चर कहलाती है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रियाओं में आता है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल है? गेहूं, बाजरा, धान, रबड़। नकदी फसल कौन है दोस्तों? रबड़। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है, देखो दोस्तों, चावल है और मक्का भी और कपास भी, सारी हो गई है, तो फिर इनमें से सभी।
नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के रूप में होती है? ये भी कपास की भी, जूट की, चाय, सभी के सभी होते हैं। कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल चना नहीं है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायनी? मुद्रादायनी हम किसको बोलते हैं? व्यापारिक को ही बोलते हैं। तो इसमें तो पहला ही आंसर सही है। और उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है कौन? चीन। बस दोस्तों ये थे हमारे रीड साइंस के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।